दोस्तों, कैसे हो आप? तो आज हम स्टैंडर्ड 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है हेल्थ एंड डिजीज़ेस, इसका आज हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने चैप्टर 1 पहले ही आपको एकदम डिटेल में ईजीएस्ट वे पॉसिबल जो होगा उसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये चैप्टर मैं मानता हूँ थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैंने आपको बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आपको समझा दिया है। तो अगर आपने इसके दोनों लेक्चर्स नहीं देखा, मैंने इसे 2 लेक्चर्स में कवर किया है, आप पहले जाकर इसे अच्छे से देख लो। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ इसका, हेल्थ एंड डिजीज़। हेल्थ का मतलब क्या होता है, हम इस चैप्टर में इसे देखेंगे कि हेल्थ का असली मतलब क्या होता है। आज तक आप जो मतलब हेल्थ का समझते आए हो वो हेल्थ का मतलब गलत था। तो आज हम देखेंगे कि हेल्थ का असली मतलब क्या होता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे डिजीज़ के बारे में। सबसे पहले हम डिजीज़ का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये डिज़ीज़ होते क्या है, और फिर ये डिज़ीज़ के वेरियस टाइप्स को हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिजीज़ जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलते हैं, और ऐसे डिजीज़ भी देखेंगे जो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलते। कौन से डिजीज़ घातक होते हैं, कौन से डिजीज़ आप घर पे रह के ही अपनी सही कर सकते हो, और कि इन डिजीज़ को कॉज कौन करता है या ये कैसे हमें होते हैं, फिर इनसे हम बच कैसे सकते हैं, इससे हम अपने दोस्तों और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस कैन यू रिकॉल पढ़ते हैं। क्या पूछा है कि हैव यू एवर टेकन लीव फ्रॉम स्कूल ड्यू टू सिकनेस। हाँ, मेरे को लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे लोग ने कभी ना कभी तो बीमारी की वजह से स्कूल से छुट्टी ली होगी। वॉट हैपन्स एग्जैक्टली व्हेन वी बिकम सिक। तो ये आपसे सिर्फ एक जनरल तरीके से पूछ रहे हैं कि क्या होता है जब हम कभी बीमार होते हैं। तो अगर मैं जनरली बात करूँ तो आपके अंदर ताकत बिल्कुल नहीं होती, आपका सर दुखता है, पेट दुखता है, या जो जैसे भी बीमारी हो आपको वैसा दर्द होता है। फिर आपके अंदर कुछ भी करने की ताकत नहीं होती है, कुछ भी आप कर नहीं सकते हो। तो यही सब आप एक जनरल तरीके से बोल सकते हो कि अगर कोई भी इंसान बीमार होगा तो उससे ये सब होता है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, समटाइम्स वी फील गुड इवन विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन एंड समटाइम्स वी नीड टू कंसल्ट डॉक्टर एंड टेक रेगुलर मेडिसिन इन सिकनेस, व्हाई इज इट सो। तो इसमें आपसे पूछा है कि कभी कभी हमें कोई ऐसी बीमारी, छोटी मोटी बीमारी हो जाती है जिसे हम बिना दवा लिए भी हमारी शरीर उसे अपने आप ठीक कर लेता है, लेकिन कोई ऐसी बीमारियां भी होती है जिसे हम बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन और बिना डॉक्टर के द्वारा लिखी गई दवाइयों को लिए बिना नहीं ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा ऐसा क्यों होता है। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि जो छोटी मोटी बीमारियाँ होती है जैसे कि सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, ये सब बीमारियाँ जो वायरस कॉज करता है उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़, एंटीजन होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर पहले से होते हैं। तो इतनी हमारी बॉडी सक्षम है कि ऐसे छोटे मोटे सर्दी ज़ुकाम को अपने आप ठीक कर ले। लेकिन अगर आपको मान लो जॉन्डिस हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, तो क्या आप घर पे बैठे बैठे उसे ठीक कर सकते हो? आप बिल्कुल उसे ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जो माइक्रोब कॉज करते हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडी हमारा जो शरीर है वो नहीं बना सकता है। तो इसीलिए बिना डॉक्टर की एडवाइस और उसकी मेडिसिन के बिना हम ऐसी घातक बीमारियों को खुद से ही नहीं कर सकते। तो इसका आंसर मैंने आपको दे दिया थर्ड क्वेश्चन का। अभी हम देखते हैं हेल्थ का एक बेसिक डेफिनेशन। तो देखो, आप मेरे को लगता है आप किसी एक इंसान को हेल्दी ऐसे मानोगे कि उसके 6 पैक एब्स है, वो बहुत बड़ा उसका शरीर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो आप उसे हेल्दी बोलोगे। लेकिन नहीं, हम उसे हेल्दी नहीं बोलेंगे। वो सिर्फ हेल्दी का एक एस्पेक्ट है, एक पार्ट है वो हेल्दी होने का, कि बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फिट होनी चाहिए, ये बस एक पार्ट है हेल्दी होने का। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल। मैंने अभी आपको जो बताया कि फिट होना चाहिए, वो सारी एक्टिविटीज़ में एकदम जोशीला होना चाहिए, वो फिज़िकल के अंडर आ जाएगी। मेंटल हेल्थ यानी कि उसका मानसिक संतुलन कैसा है, उसके दिमाग पर कोई स्ट्रेस है या वो स्ट्रेस फ्री है, या फिर उसके मतलब मेंटल थॉट्स में क्या चल रहा है, उसे हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ। एंड सोशल वेलबींगनेस मतलब कि आप दूसरों से बात कैसे करते हो, आपका बात करने का तरीका क्या है, क्या आप लोगों से जल्दी घुल मिल पाते हो, या आपको अकेला रहना पसंद है। अगर आपको अकेला रहना पसंद है तो आपकी सोशल वेलबींगनेस उतनी अच्छी नहीं है। भले ही आप फिट रहो, आपकी मेंटल हेल्थ वो सब बहुत अच्छी रहे, लेकिन अगर आप लोगों से घुल मिल नहीं सकते तो आप हेल्दी नहीं कहलाए जाओगे। वही अगर आपके पास फिजिकल हेल्थ भी अच्छी है, आपकी सोशल वेलबींगनेस भी अच्छी है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो हर चीज़ का कि मेरा फ्यूचर कैसा है, मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स कैसे आएंगे, मैं अभी पढ़ूंगा नहीं तो फेल हो जाऊंगा, ये सब आपकी मेंटल हेल्थ के अंडर आता है। तो अगर आपकी फ़िज़िकल, मेंटल और सोशल हेल्थ, ये तीनों हेल्थ आपकी अच्छी है, तभी हम आपको हेल्दी बोल सकते हैं।
ये जो डेफिनेशन है इसे WHO ने दिया था। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये पूरे वर्ल्ड की हेल्थ के बारे में देखती है, इसके नाम से पता चल रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि एक जनरल बात है और ये आपको पता रहनी चाहिए। व्हाट इज़ अ डिजीज़? तो अभी हम देखने वाले हैं कि एक डिजीज़ क्या होता है, एक बीमारी क्या होती है। ठीक है, कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेज इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिजीज़। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक ऐसी कंडीशन जो आपके फिज़िकल वेलबींगनेस को डिस्टर्ब कर देती है या तो आपके साइकोलॉजिकल वेलबींगनेस को डिस्टर्ब कर देती है, उसे हम डिजीज़ बोलते हैं। अभी इसका मतलब क्या है फिजियोलॉजिकल? देखो, फिजियोलॉजिकल मतलब आपको सर्दी हो गया, ज़ुकाम हो गया, आपको तेज़ सर दर्द हो गया, डायरिया में आपका पेट दुखने लगा, या फिर बड़े लोगों को अगर आप देखोगे तो उनको डायबिटीज़ हो जाती है जिनमें उनका शुगर लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है। या फिर आप बोल सकते हो हार्ट डिजीज़ में क्या होता है कि उनका बड़े लोगों का हार्ट सही से काम नहीं करने लगता। तो ये सारी जो बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां, डायबिटीज़, सर्दी, ज़ुकाम, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब आपके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में आ जाएंगे जो आपकी बॉडी को नुकसान करते हैं, जो आपकी फ़िज़िकल बॉडी को नुकसान करते हैं। और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस यानी क्या? ये आपकी मेंटल थिंकिंग को, यानी कि आपकी दिमागी हालत को ये ख़राब करती है ये डिजीज़ेस। तो एक है हाइपरटेंशन, इसका एक एग्जांपल है हाइपरटेंशन। आपने देखा होगा कि सर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हाइपरटेंशन में होता क्या है। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है और इसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो हार्ट होता है वो बहुत जल्दी जल्दी ब्लड पंप करने लगता है। इसकी वजह से जो उसकी नसें होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगने लगता है खून का। तो इसकी वजह से आपको ब्रेन, लिवर, किडनी, ये सब आपके डैमेज हो सकते हैं इससे, हाइपरटेंशन से। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि आपके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। आपके पापा इतना टेंशन लेते हैं कि मेरा परिवार कैसे संभालना है, मैं कैसे सबका फ्यूचर देखूंगा, अभी मुझे सबको पढ़ाना लिखाना है, सबको अच्छे से रखना है। ऐसे टेंशन आपको आपके पापा को रहता है। आपकी मम्मी को भी आपके बारे में बहुत टेंशन रहता है कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप कैसे रह रहे हो, कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आप कैसे रहोगे। ये सब चीज़ों के बारे में आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें हाइपरटेंशन नाम की एक बीमारी हो जाती है। तो इसकी वजह से उनका बीपी बहुत हाई हो जाता है। आपने देखा होगा, अगर आपके मम्मी पापा को नहीं है तो आपने किसी अपने अंकल आंटी को ज़रूर देखा होगा कि वो बीपी की दवा खाते हैं। अब ये बीपी की दवा क्या है? ब्लड प्रेशर की दवा। जब भी हाइपरटेंशन होता है और आपका हार्ट बहुत जल्दी जल्दी ब्लड पंप करने लगता है आपकी नसों में, तो ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से आपको वो दवाइयाँ लेनी पड़ती है जो आपका ब्लड प्रेशर कम करे। तो देखो, मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया साइकोलॉजिकल डिजीज़ का। तो अभी हम देखने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस। तो यू मस्ट हैव हर्ड नेम्स ऑफ वेरियस डिजीज़ेस लाइक डायबिटीज़, कॉमन कोल्ड, एज़मा, जिसे आप अस्थमा बोलते हो, डाउन सिंड्रोम, हार्ट डिजीज़ एट्सेट्रा। तो देखो, इसमें से आपने बहुत सारे डिजीज़ेस के नाम पहले से सुने होंगे। डायबिटीज़ तो आजकल हर किसी इंसान को होता है जो 30 या 40 साल से ऊपर की उम्र का है। कॉमन कोल्ड यानी कि ज़ुकाम, एज़मा जिसे आप अस्थमा बोलते हो। अस्थमा आपको पता है कि वो लोग ज़्यादा दौड़ नहीं सकते हैं, उन्हें बार बार पंप लेना पड़ता है क्योंकि उनकी जो लंग्स होती है उनके पास सही से वो हवा नहीं जा पाती जिससे वो उनके ब्लड को ऑक्सीजनेट करे। डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम आपने मुझे लगता है कि नहीं सुना होगा। मैं आपको बता दूं कि डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलता है और आप इससे बच नहीं सकते। आप कुछ भी ट्राई कर लो, अगर ये आपके जीन्स में है तो आपको डाउन सिंड्रोम होकर रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोटो दिखा दूँ डाउन सिंड्रोम की, आपको यहाँ पे वो फ़ोटो दिख रही होगी। तो ये डाउन सिंड्रोम बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है ना कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत छोटे रह जाते हैं, मतलब वो बौने रह जाते हैं, उनके हाथ पैर बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, उनकी ज़बान हमेशा बाहर निकली रहती है और वो ज़्यादा जीते भी नहीं है। वो मुश्किल से 10-15 साल जीते हैं फिर मर जाते हैं ऐसे बच्चे। तो ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है डाउन सिंड्रोम। और हार्ट डिजीज़ तो आप जानते हो कि हार्ट डिजीज़ आजकल लगभग 80% जो बूढ़े होते हैं उन्हें हार्ट डिजीज़ ज़रूर होता है। ठीक है, और रीजन्स एंड सिम्टम ऑफ ऑल दीज डिजीज़ेस आर डिफरेंट। तो ये डिज़ीज़ क्यों होते हैं और इनके सिम्टम, यानी कि ये डिज़ीज़ होने के बाद आपकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उन्हें हम सिम्टम्स बोलते हैं। तो अब ये जो रीज़न होता है और सिम्टम ये हर डिज़ीज़ के लिए अलग होते हैं। डाउन सिंड्रोम मैंने आपको बताया जेनेटिक डिसऑर्डर है। कॉमन कोल्ड, अगर आप आप ठंडी चीज़ें खाओगे या आप कोई एलर्जी, आप कोई गंदी जगह पर जाओगे तो आपको आसानी से कॉमन कोल्ड हो जाएगा।
अस्थमा क्या है कि ये आपकी बॉडी फंक्शन पे डिपेंड है। अगर आपकी बॉडी सही से काम नहीं की तो आपको अस्थमा हो जाएगा। और हार्ट डिजीज़ क्या होता है, हार्ट डिजीज़ भी वही, अगर आपकी बॉडी सही से काम नहीं की या तो आपका खाना पीना अच्छा नहीं है तो आपके हार्ट में डिजीज़ हो सकते हैं। आपको कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ सकता है अगर आप बाहर का खाना ज़्यादा खाओ, जैसे कि वड़ा पाव ये सब आप जो नहीं देखते, अगर आप वो सब ज़्यादा खाओगे तो आपको हार्ट डिजीज़ हो सकता है। तो देखो मैंने आपको चारों के ये रीज़न बताया कि ये कैसे हो सकते हैं। तो इनका सब कुछ अलग है, सबका मेन जो रीज़न है होने का वो सब अलग है, वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीजेस आर क्लासिफाइड एज फॉलो। तो हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली है वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस की, इसके लिए हमने यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन किया है डिजीजेस का। तो टाइप्स ऑफ डिजीजेस अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू रीज़न। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो कितनी, एक डिजीज़ की ड्यूरेशन क्या होती है, यहाँ पे हमने लिखा है ड्यूरेशन। तो क्रोनिक डिजीज़ क्या होता है, ये डिजीज़ पूरी ज़िंदगी भर रहते हैं। अगर आपको ये बीमारी हो गई तो ये ज़िंदगी भर रहेगी, अगर इसका सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये बीमारी से आप कभी छुटकारा नहीं पा सकते। अक्यूट डिजीज़ क्या होते हैं कि ये मुश्किल से हफ्ता 10 दिन चलते हैं, और अगर आपने, हो सकता है इसको कोई मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाए या तो बिना मेडिसिन के भी ठीक हो जाते हैं ऐसे एक्यूट डिजीज़। तो क्रोनिक डिजीज़ में जो एग्जाम्पल होगा हो जाएगा कैंसर, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़। देखो ये सब जो डिजीज़ेस होते हैं या फिर HIV, एड्स आप बोल सकते हो, ये सारे जो डिजीज़ेस होते हैं एक बार किसी इंसान को हो गए तो इसे क्योर करना या तो बहुत मुश्किल होता है या तो ये कभी क्योर कर ही नहीं सकते, आप इससे कभी छुटकारा पा ही नहीं सकते। ठीक है, एक्यूट डिजीज़ेस में क्या आ जाएंगे, ऐसे डिजीज़ेस जिनको या तो आपको दवा लेनी पड़े या ना लेनी पड़े, ये ठीक हो सकते हैं। जैसे कि कॉमन कोल्ड, अगर आपको सर्दी या ज़ुकाम हो गया तो अब अगर आपके इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो हफ्ते 10 दिन में आपको अपने आप आराम हो जाएगा, आपको कोई भी डॉक्टर से दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर आपको डेंगू हो गया तो आपको डॉक्टर से दवा लेने की ज़रूरत पड़ेगी डेंगू मलेरिया में, लेकिन क्या होगा कि दवा लेने के बाद आप इन बीमारियों से छुटकारा पा लोगे। ठीक है, तो मैंने आपको इसका मतलब बता दिया। अभी हम देखने वाले हैं कि रीज़न के, अभी ये रीज़न के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है कि वो किस रीज़न से होते हैं। हेरिडिटरी रीज़न, इसको आप जेनेटिक डिजीज़ भी बोल सकते हो इस हेरिडिटरी डिजीज़ को। तो मैंने आपको बताया था कि डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिजीज़ में आता है, ये आपकी विरासत में मिला है। हेरिडिटी यानी कि विरासत, अगर ये आपकी विरासत में है डाउन सिंड्रोम तो आप कुछ भी करके इसे नहीं बच सकते हो, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। एक्वायर्ड डिजीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये एक्वायर्ड डिजीज़ ना आपको अपनी आदतों की वजह से मिलती है। जो काम आप करते हो या फिर जो गलतियाँ आपसे होती है, ये ऐसे जो डिजीज़ होते हैं, ऐसी जो बीमारी होती है, ये आपकी वजह से आपको होती है। वेरास अगर हम हेरिडिटरी डिजीज़ की बात करें तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें आपके पेरेंट्स को वो डिजीज़ मिला था तो आपके पेरेंट्स से आपको मिला है। लेकिन एक्वायर्ड डिजीज़ आपकी वजह से आपको होगा, आपके हैबिट क्या है, आपके मैनर्स क्या है, इसकी वजह से आपको ये डिजीज़ होंगे। तो सबसे पहला है इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होता है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे कि नाम में है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलेंगे। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज़, तो अभी हम इसके एग्जांपल देखते हैं। कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू। तो मैं आपको अच्छे से बता दूँ कि क्यों हम इसे इन्फेक्शियस बोलते हैं। ठीक है, कॉमन कोल्ड, अभी मान लो कि किसी इंसान को ज़ुकाम हुआ है और उसने आपके मुंह पे छींक दिया, तो क्या आपको ज़ुकाम नहीं होगा? बिल्कुल, आपको भी ज़ुकाम हो जाएगा। फ्लू, अभी किसी इंसान को स्वाइन फ्लू है, आपने उसका झूठा खा लिया, क्या आपको नहीं होगा? स्वाइन फ्लू हो जाएगा। और डेंगू के केस में अलग है। डेंगू के केस में अगर आपने किसी इंसान का झूठा खाया तो आपको डेंगू नहीं होगा, लेकिन इसको कॉज कौन करता है? इसको कॉज तो मस्कीटो करते हैं। तो मस्कीटोज़ जो होते हैं ये हर जगह फैले हुए होते हैं, इसीलिए ये इन्फेक्शन सबको कॉज करते हैं। ये एक शहर से दूसरे शहर तक लोगों को डेंगू देते जा सकते हैं मस्कीटोज़, इसीलिए हम इसे इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस मतलब डायबिटीज़। अभी मान लो किसी को शुगर हुई है, जिसे आप डायबिटीज़ को आप कॉमन लैंग्वेज में शुगर भी बोलते हो, क्योंकि जो डायबिटीज़ में ना ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी मान लो आपके पापा को डायबिटीज़ है, आपने अपने पापा को झूठा खा लिया या तो आपके पापा ने आपके मुंह पे छींक दिया, क्या आपको भी डायबिटीज़ हो जाएगी? नहीं, आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। हार्ट डिजीज़, ये मान लो किसी को अंजाइना पेक्टोरिस, एक हार्ट डिजीज़ है, ये किसी को है, आपने अगर उसका झूठा पानी पी लिया, उसका झूठा खाना खा लिया, तो क्या आपको हार्ट डिजीज़ हो जाएगा? नहीं, आपको हार्ट डिजीज़ नहीं होगा।
तो इसीलिए ये होता है नॉन इन्फेक्शियस, तो ये इन्फेक्शन के थ्रू नहीं फैलता और ये इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कैन यू टेल दिया, हम इसे जल्दी से देख लेते हैं। हाउ डू द फॉलोइंग, मैं थोड़ा ऊपर कर दूँ बुक को, हाउ डू द फॉलोइंग डिजीजेज स्प्रेड। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि ये जो डिजीजेज है ये कैसे स्प्रेड होते हैं। हेपेटाइटिस ये एक वायरस कॉज करता है, मलेरिया मच्छर कॉज करता है, स्केबीज ये जो एक डिजीज़ है ये आपको जू की वजह से होता है, जिसे आप लाइस भी बोल सकते हो या फिर आप इसको माइट्स भी बोल सकते हो। ये आपको जू की वजह से होता है, ये नॉर्मली इंसानों में देखने को नहीं मिलता है, ये जानवरों में ज़्यादा होता है। टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस, तो इसे एक बैक्टीरिया कॉज करता है। और डेंगू तो आपको पता है ये कौन कॉज करता है, मच्छर। डिसेंट्री जो है ये एक फंगाई की वजह से होता है, रिंगवर्म भी एक फंगाई कॉज करता है। और स्वाइन फ्लू तो आपको पता ही है, स्वाइन फ्लू पिग से होता है, लोगों को जो पिग खाते हैं वो उन लोगों को पिग के थ्रू स्वाइन फ्लू हो जाता है, उन ह्यूमंस को जो पिग खाते हैं, और इन ह्यूमंस के थ्रू उन ह्यूमन को होता है जो पिग नहीं खाते हैं। तो बीच में आपको हो सकता है 10-15 साल पहले आपने भी न्यूज़ सुनी होगी कि बहुत ज़्यादा स्वाइन फ्लू के केसेस फैल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे इसका आउटब्रेक हुआ था, तो स्वाइन फ्लू से बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी। लेकिन आज हमें उसकी वैक्सीन मिल चुकी है, इसीलिए आज ये उतनी घातक बीमारी नहीं रह गई है। व्हाट डू यू मीन बाय पैथोजन। तो पैथोजन एक ऐसा माइक्रोब होता है जो डिजीज़ कॉज करे, कोई भी ऐसा माइक्रोब, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटिस्टा, एल्गे, कोई भी ऐसा माइक्रोब जो डिजीज़ कॉज करे उसे हम बोलेंगे पैथोजन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेक्शियस डिजीज़। तो अभी हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ा है इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होता है, वो डिजीज़ जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैले। तो अभी यहाँ पे टेबल दिया है इन्फेक्शियस डिजीज़ का, अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, डिजीज़ स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड एयर, वाटर, फूड, वेक्टर, इंसेक्ट, अदर एनिमल आर कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिजीज़। तो ये जो डिज़ीज़ होता है ये आप किसी इंसान का झूठा पानी पी लो, इसका खाना खा लो, उसका सामान यूज़ कर लो, या तो किसी मच्छर या अलग जानवर के थ्रू वो फैले, तो ऐसे जो भी डिज़ीज़ होते हैं उसे हम इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे एक हमें बहुत अच्छा टेबल बना के दिया है, हम इसे जल्दी से देख लेते हैं। ये आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, टेबल देख के आप बस डिजीज़ का नाम याद रखो, इसे कौन सा पैथोजन कॉज करता है वो याद रखो, और बस जनरली ये आप पढ़ लो, ये आपको खुद से भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला क्या है, ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसे आप टीबी भी बोलते हो। तो इसे कौन सा पैथोजन कॉज करता है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले। तो बैक्टीरियम से आपको पता चल रहा है कि ये एक बैक्टीरिया कॉज करता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या है, स्पिटिंग बाय पेशेंट थ्रू एयर, प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ एंड शेयरिंग मटेरियल्स ऑफ पेशेंट। तो अभी मान लो जिसको ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसे टीबी हुआ है, जिस पेशेंट को, उसने आपके मुंह पे थूक दिया, या फिर उसने कहीं पे थूका और आपने अपना हाथ गलती से उस जगह पर रख दिया और आपने वो हाथ अपने मुंह पर लगा लिया, तो अगर आपका हाथ आपके मुंह को टच हो गया तो जो बैक्टीरिया है आपकी नाक या मुंह से सीधा आपके शरीर के अंदर जाएगा और आपको यही डिजीज़ कॉज कर देगा। और एयर, यानी कि अगर इस पेशेंट ने छींका है और उसके जो छींक के ड्रॉपलेट्स है वो एयर में है और गलती से आपने उन्हें इनहेल कर लिया, उन्हें अपने शरीर के अंदर ले लिया, तो आपको वो डिजीज़ हो जाएगा। या तो अगर आप उस पेशेंट की टावल, कपड़े, या तो उसका झूठा पानी पी लो तो भी आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। तो सिम्टम्स यानी कि जब आपको ये बीमारी हो गई तब आपके शरीर में कौन से चेंजेस आएंगे। क्रोनिक कफ, क्रोनिक यानी कि लंबे समय तक आपको कफ रहेगा, आपको कफ बहुत देर तक हो जाएगा। ब्लडी स्पिटिंग, आपकी खांसी में खून रहेगा। इमेसिएशन होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ऐसे सिम्टम्स आपको ट्यूबरक्लोसिस में देखने को मिलते हैं। तो ये क्या आपको ट्यूबरक्लोसिस में याद रखना है कि खून की खांसी होती है, और खून की खांसी होती है तो ऑब्वियस सी बात है आपको डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग होगी। आप इतना भी याद रख लोगे तो आपको चलेगा, मतलब आपका काम हो जाएगा। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, तो अब हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और इस डिज़ीज़ को ट्रीट कैसे कर सकते हैं ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। BCG वैक्सीन एक वैक्सीन आती है जो टीबी को क्योर करने के लिए यूज़ होती है। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, आपको इस पेशेंट को पूरी सभी से अलग एक रूम में रखना पड़ेगा, तभी आप इस पेशेंट के थ्रू किसी और को यही टीबी बीमारी होने से रोक सकते हो। आपको इसका सब कुछ अलग करना पड़ेगा इस पेशेंट का। रेगुलर मेडिकेशन लाइक DOT एक मेडिकेशन है जो चलती है टीबी के पेशेंट्स पर। इसके डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली DOT याद रखो। ठीक है, अभी सेकंड क्या है, हेपेटाइटिस जॉन्डिस। तो हेपेटाइटिस का दूसरा नाम जॉन्डिस है। जॉन्डिस तो आपने सुना ही होगा कि जिसको भी जॉन्डिस होती है उसके हाथ येलो हो जाते हैं, उसकी आँख येलो हो जाती है, उसकी स्किन येलो होने लगती है।
तो इसका रीज़न तो मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको ज़रूरत भी नहीं है। आप बस इतना याद रखो कि येलोइंग होती है, ठीक है। हेपेटाइटिस A B C D E, तो ये अलग अलग तरीके के वायरस है जो ये कॉज करते हैं हेपेटाइटिस बीमारी। कंटामिनेटेड वाटर, शेयरिंग नीडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेट्रा। कंटामिनेटेड वाटर यानी कि आप ऐसा पानी पी लो जिसमें हेपेटाइटिस बी वायरस मौजूद है, तो आपको हेपेटाइटिस बी बीमारी हो जाएगी। शेयरिंग ऑफ नीडल्स यानी कि वो नीडल्स, वो अगर किसी ऐसा पेशेंट है कोई जिसे हेपेटाइटिस बीमारी हो के रखी है और उसके मतलब उसके नस में आपने एक इंजेक्शन डाला, ठीक है, उसको मतलब कोई भी दवा देने के लिए, और वही इंजेक्शन आपने बिना स्टेराइल किए अगर किसी और दूसरे पेशेंट को लगा दिया तो उस पेशेंट के अंदर ये वायरस चले जाएगा और उसे ये बीमारी हो जाएगी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब क्या होता है कि मान लो मुझे हेपेटाइटिस बीमारी है और मेरा ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव, मैंने अपना खून दिया डोनर बैंक में, तो वो डोनर बैंक में चले गया वो खून। अभी किसी पेशेंट को इस खून की ज़रूरत पड़ी A पॉजिटिव की और उसने वो खून ले लिया, तो क्योंकि मेरे खून में हेपेटाइटिस बी वायरस पहले से प्रेजेंट था तो उसे भी हेपेटाइटिस बी वायरस हो जाएगा। तो सिम्टम्स क्या है? एनोरेक्सिया, येलो कलर का यूरिन होता है, जनरली आपको वीकनेस देखने को मिलती है, आपको नौसिया यानी कि चक्कर आने लगते हैं, आपको वॉमिटिंग होती है, ग्रे स्टूल यानी कि जो आपकी फीसिस पॉटी जो होती है वो भी ग्रे कलर की होने लगती है। अब इसको प्रिवेंट और ट्रीट कैसे करोगे आप? तो ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर क्यों इसे हम लोग को पीना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर ही लिखा है कंटामिनेटेड वाटर, यानी कि ऐसा पानी जिसके अंदर ये वायरस है प्रेजेंट, वो अगर आप पियोगे तो आपको हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस गंदे पानी को पीने की जगह उसे बॉईल कर दो तो आपके शरीर में जाने से पहले ही ये हेपेटाइटिस बी वायरस मर जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपने प्रिवेंट कर लिया डिसीज़। प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड, आपको हमेशा जब भी आप खेल के आओ या कोई भी गंदी जगह से, आपको हमेशा अपने हाथ अच्छे से धुलना चाहिए, क्योंकि ये वायरस ज़्यादातर गंदी जगहों में देखने को मिलते हैं। डिसेंट्री, तो डिसेंट्री भी एक बहुत घातक बीमारी है, इसे हम अभी देखते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, शिगेला बेसिलाई, एंटामेबा, हिस्टोलिटिका, तो ये बहुत टाइप के एनिमल, इसे एनिमल नहीं बोलूँगा, माइक्रोब्स कॉज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया भी कॉज करते हैं, वायरस भी कॉज करते हैं, शिगिला बेसिलाई ये भी प्रोटिस्टा है, एंटामेबा हिस्टोलिटिका यानी कि अमीबा की बात कर रहे हैं लोग। मुझे पता नहीं है लोग ने सीधे से अमीबा क्यों नहीं लिखा, ये अमीबा है, हो सकता है आपको डराने के लिए इन लोग ने एंटामेबा हिस्टोलिटिका लिखा हो। अमीबा का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, मेरे को लगता है 6-7 से आप नाम सुनते रहो अमीबा का। तो ये होता कैसे है? गंदा खाना या फिर गंदा पानी आप पियोगे तो इसमें अगर इनमें से कोई भी एक प्रेजेंट रहा तो आपको डिसेंट्री कॉज कर देगा। तो अब डिसेंट्री में होता क्या है हम वो देखते हैं। वाटरी स्टूल, जो आपके फीसिस होते हैं वो पानी जैसे होते हैं, यानी कि सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो आपको लूज मोशन होंगे, बिना मतलब आप घर का खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, बाहर का भी नहीं खाओगे, लेकिन तब भी आपको लूज मोशन होगी, तो ये लूज मोशन डिसेंट्री इंडिकेट करते हैं। पेन्स इन एब्डोमेन, तो आपकी जो कमर होगी उसमें आपको बहुत तेज़ दर्द होने लगेगा। तो अभी हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, तो देखो ये भी कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू होता है, तो इसीलिए हमें पानी उबालना चाहिए। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है कि आपको हमेशा पानी उबाल कर पीना चाहिए। फ़िल्टर का तो चलो ठीक है आप पी सकते हो, लेकिन बॉइल्ड पानी से ज़्यादा अच्छा कोई भी फ़िल्टर आपको नहीं दे सकता है पानी, तो इसीलिए आपको हमेशा अपना पानी बॉईल करके पीना चाहिए। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, तो यहाँ पे क्योंकि कंटेमिनेटेड फूड से भी फैलता है, इसलिए आपको फूड को अच्छी जगह रखना चाहिए जहाँ पे इनमें से कोई भी वायरस या बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो। ORS कंजम्पशन, क्योंकि आपका वाटरी स्टूल है तो आपको लूज़ मोशन हुई, और लूज़ मोशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी से बहुत ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, ये सब जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी बॉडी के लिए, ये आपके वाटरी स्टूल लूज़ मोशन में आपकी बॉडी के साथ निकल जाते हैं। तो अभी हमें उसे वापस अपनी बॉडी में लाना है, तो इसका बहुत फास्ट तरीका आता है ORS। मेरे को लगता है आप लोगों ने ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन के बारे में ज़रूर सुना होगा, ORS, और ये बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स पर मिलता भी है। तो अगर आपको समझ लो आप कोई बीमारी नहीं है डिसेंट्री, लेकिन तब भी आपको लूज़ मोशन हो गई 1 या 2 बार, आपको अपनी मम्मी को बोलना है मम्मी मुझे ORS पिलाओ मेडिकल स्टोर से देकर, क्योंकि मेरे अंदर के जो इलेक्ट्रोलाइट थे वो ख़त्म हो चुके हैं मेरी लूज़ मोशन में। तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी भी कॉज कर सकते हैं, इसीलिए आपको इसे ध्यान में रखना है। कॉलेरा तो बहुत ख़तरनाक बीमारी है, मतलब अभी तो ये ख़तरनाक नहीं क्योंकि हमें इसकी बहुत सारी वैक्सीन्स और दवाई मिल चुकी है, लेकिन जब ये आया था इसने बहुत सारे लोगों को मारा था, ठीक है। तो ये कॉज कौन करता है? विब्रियो कॉलेरे, तो देखो नाम से आपको पता चल रहा है कि ये कॉलेरा कॉज करेगा, और ये एक बैक्टीरिया है।
तो अब ये कैसे होगा, ये भी सेम इसके इसके जैसे होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि तीनों ये जो तीनों लास्ट की बीमारियाँ हैं, इन तीनों का जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो सेम है। तो देखो यहाँ पे तो आपको वैसे भी 3 कम याद करने पड़ गए, बस यहाँ पे 2 याद करने हैं। देखो इजी तो हो गया, नाम तो आपको याद करना ही है, सिम्टम मैं आपको बता रहा हूँ, सिम्टम तो आप खुद से भी समझ के याद कर सकते हो। तो कॉलेरा में क्या होगा, ये पेट की बीमारी, ये पेट की बहुत खतरनाक बीमारी है कॉलेरा। तो इसी वजह से आपको वॉमिटिंग, आपको उल्टी होती है, डायरिया होता है, क्योंकि ये पेट की बीमारी है ना। तो आपको उल्टी होगी, डायरिया होगा और क्रैम्प इन लेग, यानी कि आपको पैर में अचानक से बहुत तेज़ दर्द होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, तो आपको अपना तो प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हो कॉलेरा का, ये वहाँ पे यहाँ पे वो लिखा है कि फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, यानी कि आपको अपना खाना पानी और अपने शरीर को एकदम साफ़ रखना है, अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड। तो आपको ये अवॉइड करना है कि आप कोई भी ऐसा खाना खाओ जो ढका हुआ नहीं है, खाने को ढकना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, क्योंकि ज़्यादातर पानी में मिलता है ये बैक्टीरिया, इसीलिए आपको बॉइल्ड वाटर, देखो बॉइल्ड वाटर तो हर जगह, यहाँ से आप देखोगे 1 2 3 4 या इन चारों जगह पे मेंशन किया है कि आपको बॉइल्ड पानी पीना चाहिए। ड्रिंकिंग क्लीन वाटर भी मतलब वही हो गया कि आपको बॉइल्ड पानी पीना है। ठीक है। वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉलेरा, तो कॉलेरा के अगेंस्ट वैक्सीन भी प्रेजेंट है, ये एक ट्रीटमेंट का तरीका है। ठीक है। टाइफाइड, तो टाइफाइड नाम आपने बहुत सुना होगा, आप मेरे को लगता है हर साल इंजेक्शन भी लगाते होगे टाइफाइड का। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, सैल्मोनेला टाइफी, ये एक बैक्टीरिया है, इससे ये कॉज करता है। तो ये भी कैसे होती है, पानी से होती है और फूड से होती है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें भी एनोरेक्सिया होता है। देखो हेपेटाइटिस बी में भी एनोरेक्सिया होता था, इसमें भी एनोरेक्सिया होता है। इसमें और क्या होता है कि आपका सर दर्द होता है, आपको रैशेज आ जाते हैं अपनी कमर पे, डिसेंट्री, मतलब कि ये जो वाटरी स्टूल ये सब जो आ गया ना, ये जो सारी है, ये सब इन्होंने इस डिसेंट्री में ही इंक्लूड कर दिया। तो आपको 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का फीवर भी होता है। तो टाइफाइड में फ़ीवर बहुत ख़तरनाक होता है, आप इसे ध्यान रखना। ठीक है। अभी इसके भी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन हम देख लेते हैं कि ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, आपको साफ़ पानी पीना चाहिए, वैक्सीनेशन करवानी चाहिए इस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, यानी कि ये गटर के थ्रू बहुत ज़्यादा फैलता है। गटर में हमें सैल्मोनेला टाइफी बहुत ज़्यादा मिलता है, इसीलिए अगर आप जो सीवेज यानी कि जो गटर है, अगर आप उसे सही से साफ़ नहीं रखोगे और उसे हमारी वाटर बॉडी से दूर नहीं रखोगे जो लोगों के घर में जाता है, तो सब लोग को इसकी वजह से टाइफाइड नाम का डिजीज़ हो सकता है। तो यहाँ पे अभी इंटरनेट माय फ्रेंड और ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ दे के रखी है, अगर आपको ये करना है तो आप कर लो। हम यहाँ पे आते हैं, सब इम्पॉर्टेंट डिजीज़ ऑफ प्रेजेंट डे, यानी कि आज के दिन पे यहाँ पे हमें कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीज़ बताए गए हैं जो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम कॉज करते हैं। तो इसके बारे में, इन डिजीज़ के बारे में हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम अभी कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनके सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे होते हैं वो पढ़ेंगे, और उन्हें प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं वो भी पढ़ेंगे हम। ठीक है। डेंगू, तो मस्कीटो ले एग इन वाटर लॉक्ड प्लेसेस एंड देयर बाय द पॉपुलेशन इंक्रीजेस। तो अभी डेंगू कैसे होता है कि जो डेंगू का मच्छर होता है वो अपने अंडे कहाँ देता है, वो ऐसी जगह पे अपने अंडे देता है जहाँ पे पानी जमा है। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया कि जो टायर है, उस टायर के कोने में बहुत सारा पानी जमा हुआ है, तो अभी मच्छर आया, इसने अपने अंडे यहाँ पे दिए, इस अंडे से लार्वा निकला और लार्वा बन गया मस्कीटो, और ये मस्कीटो क्या करेगा, ये लोगों को जा कर काटेगा और उन्हें डेंगू कॉज करेगा। ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ मस्कीटो स्प्रेड डिफरेंट डिजीज़, तो आपको तो पता ही है कि हमें मच्छर से होने वाले कितने सारे डिजीज़ है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ऐसी बहुत सारी डिजीज़ होते हैं जो मच्छर कॉज करते हैं। ठीक है। तो अब डेंगू किसकी वजह से होता है, एडिस इजिप्टाई, तो ये ना मच्छर का एक टाइप के मच्छर है, ये एक टाइप का मॉस्कीटो है, उसका साइंटिफिक नेम है ये। तो मस्कीटो की बहुत सारी स्पीशीज़ होती है ना, तो ये उन्हीं मस्कीटोज़ में एक साइंटिफिक स्पीशीज़ है जिसका साइंटिफिक नाम है एडिस इजिप्टाई। ठीक है। दिस डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय डेन14 वायरस बिलोंगिंग टू टाइप फ्लेवी वायरस। तो ये देखो, ये इसमें आपको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, अब बस समझ लो कि डेन14 वायरस है इसका नाम, और ये वायरस की एक फैमिली को बिलोंग करता है ये वायरस। तो सिम्टम्स, यानी कि ये बीमारी होने के बाद आपको क्या क्या शरीर में चेंजेस आएंगे वो हम देखेंगे अभी यहाँ पे। एक्यूट फीवर एंड हेडेक,
यानी कि आपको कम कम टाइम के लिए आपको फीवर हेडेक ये आपको बार बार होता जाएगा। यानी कि आपको 2 घंटे के लिए फीवर हुआ, 2 घंटे के लिए हेडेक हुआ, फिर वापस 1 घंटे के बाद फीवर हुआ, हेडेक हुआ, फीवर हुआ, हेडेक हुआ, ऐसे साइकिल चलती रहेगी पूरे दिन। और वॉमिटिंग, तो आपको वॉमिटिंग भी होगी। पेन इन आई सॉकेट, यानी कि जो आपकी आँख जो है वो जिस हड्डी में प्रेजेंट है, एक आपने देखा होगा, आप अपने आईब्रोज़ को टच करो तो आपको एक हड्डी महसूस होगी, एक हड्डी और कंपार्टमेंट, सर्कुलर कंपार्टमेंट आपको ऐसा होगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने स्कल देखा होगा, ये देखो मैं एक स्कल आपको बना कर दिखाता हूँ। ये देखो, मान लो ये एक स्कल है और आई सॉकेट, यहाँ पे आपकी आई प्रेजेंट होती है ना, तो जो ये जो स्कल में जगह नहीं है, खाली 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 जगह है जिसके अंदर आपका आई बॉल प्रेजेंट होता है, ये इसके अंदर होता है, इस जगह को हम बोलते हैं आई सॉकेट। तो ये जो एरिया है यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा तेज़ पेन होगा। तो ये जैसे ही आपको पेन हो, आप समझ सकते हो कि आपको डेंगू है। डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट दैट में लीड टू इंटरनल हेमरेज। तो प्लेटलेट क्या होता है ये मैं पहले आपको बता दूँ। तो मान लो ये आपका हाथ है और आपको गलती से एक कट लग गया, तो अभी क्या होगा कि खून आपका यहाँ से आएगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकले, ऐसे ऐसे बाहर आपका खून निकलने लगेगा। लेकिन 1 घंटे बाद अगर वही आप देखोगे क्या, तो क्या 1 घंटे बाद भी आपका खून बहते ही रहता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है वो ब्लड का यहाँ पे कोएगुलेशन करा देती है, जिसकी हेल्प से आपको जो खून बहना अपने आप रुक जाता है। क्योंकि खून तो अपने आप रुकेगा नहीं, अगर कोई चीज़ ही से रोकेगी, तो वो चीज़ जो खून को रोकती है कटने के बाद वो होता है प्लेटलेट। तो ऐसा कुछ होता है, अगर आप माइक्रोस्कोप में किसी के घाव को देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे जाली बन चुकी है और इसके पीछे आपके ब्लड सेल है, आरबीसी। आरबीसी तो आपने देखा ही होगा, मैं आपको बना के दिखाऊँ आरबीसी क्या है। ये देखो, ये होते हैं आरबीसी। ये मैं श्योर हूँ कि आपने बहुत जगहों पर देखा होगा ऐसे आरबीसी को, जो आपके खून में रहते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसे रुक जाते हैं आके, तो ये जो जाली है इसी को हम प्लेटलेट बोलते हैं। तो जब ये प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, तो आपको जब भी कोई स्किन पे कट या कुछ लग गया तो आपका खून रुकता नहीं है। इसकी वजह से आपका एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बीमारियां भी हो सकती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर बॉक्सेस में क्या दिया है। ये तो बस एक एक्टिविटी है, अगर आपको करनी है आप कर सकते हो। विच मेजर्स आर टेकन फॉर मस्कीटो कंट्रोल बाय ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपैलिटी ऑफ योर एरिया। तो ये तो आपको ही ऑब्जर्व करना है। आपने देखा होगा कि कई बार लोग आते हैं और गटर्स में एक स्प्रे, अलग तरीके का स्प्रे करके जाते हैं, मतलब जो हमें उसकी खुशबू अच्छी नहीं लगती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मस्कीटोज़ के अंडे और मस्कीटो जहाँ पे रहते हैं वो मर जाते हैं स्मेल से। ग्राम पंचायत में आपने देखा होगा कि लोग मना करते हैं कि कहीं पे भी पानी जमा मत होने दो, कहीं पे भी अगर पानी जमा है तो उसे गिरा दो, ताकि मच्छर उसमें अपने अंडे ना दे पाए। ठीक है। डू यू नो मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो वाइल एलिफेंटियासिस इज स्प्रेड बाय फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। एनोफिलिस एंड एडीज ग्रो इन क्लीन वाटर वाइल क्यूलेक्स ग्रो इन डर्टी सीवेज वाटर। तो यहाँ पे बस आपको एक चीज़ दी गई है, हो सकता है आपकी टीचर आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकती है, मैं इसीलिए आपको एक लिख के यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे लिखा है कि मलेरिया जो है डिजीज़, उसको फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो कॉज करती है। और जो एलिफेंटियासिस क्या होती है, एक ऐसी तरीके की बीमारी है जिसमें एक इंसान का पैर, आपने देखा, मान लो ये नॉर्मल इंसान का पैर है और अगर उसे एलिफेंटियासिस नाम की बीमारी हो गई, यानी कि अगर उसे फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो ने काट लिया तो उसका पैर कुछ ऐसा हो जाता है। देखो, उसका पैर ऐसा हाथी, बिल्कुल एक हाथी के पैर के जैसा हो जाता है। आपने देखा होगा तो हाथी का पैर भी ऐसे ही मोटा सा रहता है, तो इसीलिए इस बीमारी को हिंदी में हम हाथी का पैर भी बोलते हैं। आपने सुना होगा कि कुछ कुछ लोगों को हाथी का पैर नाम की बीमारी हो गई है, उसे हम एलिफेंटियासिस बोलते हैं, जो क्यूलेक्स मस्कीटो के काटने से होती है। ठीक है। तो एलिफेंटियासिस फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो के काटने की वजह से होती है। ठीक है। और एडिस तो आपको पता ही है, एडिस मस्कीटो जो है वो हमें मलेरिया कॉज करती है। तो यहाँ पे आगे क्या लिखा गया है कि एडिस और एनाफिलिस मस्कीटो जो होते हैं वो साफ़ पानी में उगते हैं और क्यूलेक्स मस्कीटो जो होता है वो डर्टी पानी में उगता है। आपको यहाँ पे इतना ही याद रखना है।
तो अभी हम देखते हैं स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो पिग के थ्रू होती है। अभी हम इसके रीज़न ऑफ इन्फेक्शन और सिम्टम देखेंगे। तो इन्फेक्शन फॉर स्वाइन फ्लू अकर्स थ्रू पिग्स एंड ह्यूमंस। तो जो इन्फेक्शन होता है स्वाइन फ्लू का, इसे जो हमारा वायरस कॉज करता है वो पिग में प्रेजेंट होता है। तो ये पिग के थ्रू ह्यूमंस को हो जाता है, और ह्यूमंस उन ह्यूमन को होता है जो पिग खाते हैं या फिर पिग के आसपास रहते हैं। फिर यही ह्यूमंस उन इंसानों को ये बीमारी देंगे जो पिग नहीं खाते, क्योंकि कांटेक्ट में तो ह्यूमंस आते ही एक दूसरे के। तो ये इसी वजह से पिग से सारे इंसानों को ये बीमारी हो जाती है। ठीक है। वायरस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू सिक्रीशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलाइवा। तो आपकी नाक से जो बलगम निकलता है, आपके गले में जो कफ होता है, और आपकी थूक से ये स्वाइन फ्लू नाम का जो वायरस है वो दूसरे लोगों तक पहुंच सकता है। तो अभी हम देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या है, यानी कि स्वाइन फ्लू होने के बाद आपको कैसे कैसे चेंजेस बॉडी में देखने को मिलेंगे। आपको ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, आपका सोर थ्रोट यानी कि आपके गले में दर्द होगा, आपके गले में खराश होगी, और बॉडी पेन, आपकी बदन में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होगा इसकी वजह से। चलो आगे देखते हैं क्या है डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू, यानी कि स्वाइन फ्लू को आप कैसे बता सकते हो कि एक इंसान को स्वाइन फ्लू है। तो ऐसे मतलब जो ये जो सिम्टम्स है जो यहाँ पे दिए हैं, इसके हेल्प से आपको आइडिया तो लग सकता है कि एक इंसान को स्वाइन फ्लू है कि नहीं। लेकिन अगर आप देखने जाओगे तो जो सिम्टम है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, गले में खराश होना, बॉडी में दर्द होना, ऐसे तो नॉर्मली भी इंसान को हो जाते हैं। आपको कभी कभी हो सकता है जिस इंसान को अस्थमा है उसको तो हमेशा ही ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, या फिर हमें अगर सर्दी ज़ुकाम है तो हमारे गले में खराश आ जाती है, और हमारे बदन में तो कभी कभी दर्द हो ही जाती है। तो आप इसके ऊपर ये नहीं बता सकते कि एक इंसान को स्वाइन फ्लू है कि नहीं। तो हमें उसका एक डिटेल टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे लिखा है डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू। डायग्नोसिस मतलब ट्रीटमेंट नहीं होता, मैं अभी आपको बता दूँ। डायग्नोसिस मतलब पता करना कि एक इंसान को कौन सी बीमारी है, इसका पता लगाना। जो इसको पता लगाने का जो मेथड होता है उसे हम बोलते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा अच्छे से ये, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज़, इस मेथड को हम बोलते हैं डायग्नोसिस। ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू लिक्विड फ्रॉम थ्रोट ऑफ पेशेंट इज सेंट इन लेबोरेटरी। तो आप जो पेशेंट है उसके गले से आप एक लिक्विड सैंपल लोगे, उसको लेबोरेटरी में भेजोगे, और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ जो होती है उसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि एक इंसान को स्वाइन फ्लू बीमारी है या नहीं है। तो अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV जो कि पुणे में सिचुएटेड है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ेस NICD जो कि दिल्ली में है, यहाँ पे इन ऐसी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जिसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि एक इंसान को स्वाइन फ्लू है कि नहीं। तो अभी हम लास्ट बीमारी देख ले रहे हैं, इसके बाद हम वीडियो एंड कर देंगे। तो ये क्या है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसमें इस बीमारी में क्या होता है कि आपको जो इम्यूनिटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। तो ये डिजीज़ जो किसके द्वारा कॉज किया जाता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इस वायरस का नाम है, जो अगर आपकी बॉडी में आ गया तो आपको एड्स कॉज कर देगा। तो अभी इसमें होता क्या है कि जो विक्टिम होता है उसे बहुत सारी अलग अलग डिजीज़ के थ्रू सफ़र करना पड़ता है। क्यों सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम हो गई है। जब कोरोना वायरस बीच में फैला था, आपने इम्यूनिटी नाम बहुत सुना होगा कि जिस इंसान की इम्यूनिटी अच्छी है उस इंसान को कोरोना वायरस जल्दी नहीं हो सकता, और अगर हो भी गया तो उसे बहुत जल्दी बाहर निकल सकता है। तो ये किस लिए होती है, ये इम्यूनिटी पर होती है, ये आपकी हेल्थ पे डिपेंड करती है, आप कितने हेल्दी हो, ये आपकी इम्यूनिटी आपकी हेल्थ पे डिपेंड करती है। तो इसी यही इम्यूनिटी की वजह से हमें अलग अलग बीमारियां नहीं होती। लेकिन अगर आपको एड्स हो गया तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और अगर आपकी इम्यूनिटी ये कम हो गई तो आप बहुत सारे डिजीज़ को प्रोन हो जाओगे। कोई भी डिजीज़ आपकी बॉडी में आके कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आके आराम से आपको डिजीज़ कॉज कर सकता है, क्योंकि आपके पास इम्यूनिटी तो है ही नहीं। तो ये एक ऐसा डिजीज़ है जो बहुत सारे डिजीज़ को कॉज कर सकता है आपको, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है। ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ एड कैन नॉट बी कन्फर्म विदाउट टेस्ट इन मेडिकल लैबोरेटरी। तो आप किसी इंसान को देख कर ये नहीं बता सकते कि उसे एड्स है या नहीं, आपको उसकी मेडिकल रिपोर्ट लेनी पड़ेगी और इसे लैबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ेगा। तो इसका एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है एलिसा टेस्ट। ये एलिसा टेस्ट बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दे देता है, और इसकी जो एक्यूरेसी होती है बहुत हाई होती है, इसीलिए हम इसे प्रेफर करते हैं।
is used for proper diagnosis. Symptoms of AIDS are person specific. यानी कि यहाँ पे देखो हमने जो भी सिम्टम्स पढ़े, डेंगू के बारे में सिम्टम्स पढ़े, स्वाइन फ्लू के बारे में सिम्टम्स पढ़े, तो ये सारे सिम्टम्स क्या होते हैं, हर इंसान में यही टाइप के सिम्टम देखने को मिलते हैं। लेकिन एड्स जो एक ऐसी बीमारी है, इसके सिम्टम्स आपको हर इंसान में अलग देखने को मिलेंगे। किसी का सर दर्द होगा, किसी का पेट दर्द होगा, तो किसी को कुछ होगा। क्यों? क्योंकि इसके वजह से हमें कई सारी अलग अलग तरीके की बीमारियाँ होती है, इसीलिए। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी आज के लिए इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम हो सके तो इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, और अगर नहीं हुआ तो हम तीसरा लेक्चर भी बना लेंगे, वो 10-15 मिनट का ही होगा। तो मुझे उम्मीद है मैंने अभी आपको जो भी समझा आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। हमने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिया, हेल्थ क्या होते हैं, डिजीज़ क्या होते हैं, फिर हमने टाइप्स ऑफ डिजीज़ देखे, फिर हमने इस टेबल को अच्छे से पढ़ा। मुझे लगता है इस टेबल में बहुत ज़्यादा टाइम चले गया होगा क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। फिर हमने डेंगू देखा, स्वाइन फ्लू देखा और एड्स देखा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। मेरी तरफ से मैंने मुझसे जितना हो सके उतना इजी वे में आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।